Hello, everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. FFB Live Chemistry classes में एटॉमिक स्ट्रक्चर पे तुम लोगों से बात चल रही है, जिसमें हम पिछले 2-3 वीडियोस में क्वांटम थ्योरी, उसके अलावा बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस पे डिस्कशन किया है। आज के क्लास में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में ही डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन, इस पे डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास, उसके अलावा हम ड्रॉबैक ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल पे भी बात करेंगे और डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन की बात करेंगे। बोर एटॉमिक मॉडल में पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि किस तरह से बोर ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो यहाँ ये डायग्राम में इस तरह से दिखाया है कि बोर ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बताई उसके बेस पे ये बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ नाइट्रोजन एटम है, जिसमें यहाँ पे ये न्यूट्रॉन्स हैं ब्लू कलर में, और यहाँ पे ये प्रोटॉन है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह 7 क्या होंगे, इसमें प्रोटॉन होंगे और बाकी के न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि 14 होता है एटॉमिक 7 होता है एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का। तो 7 में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन एंड रेस्ट ऑफ प्रोटॉन। एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के बाद पहली एनर्जी लेवल या पहला शेल N1 पहले शेल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा शेल N=2, 3 होगा तो तीसरा शेल। और एनर्जी जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन का जो रेडिएशन का इमिशन होता है, इमिशन एनर्जी इमिटेड होती है, जबकि जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो एब्जॉर्प्शन होता है। सॉरी, लोअर एनर्जी लेवल से जब हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, और जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी में आते हैं तो इमिशन होता है रेडिएशन या एनर्जी का। इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो n बराबर 3 में सबसे कम डिस्टेंस होती है, उसके बाद ये डिस्टेंस लगातार बढ़ती जाती है, इनफाइनाइट में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी एनर्जी हो जाती है। तो ये बोर एटॉमिक मॉडल था जो पिछले क्लास में हमने डिटेल में जिस पे डिस्कशन किया था। यहाँ पे कुछ डायग्राम है जो बता रहे हैं कि बोर ने जो एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया, बोर के हिसाब से हाइड्रोजन में न्यूक्लियस 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें सिर्फ एक शेल होती है। उसी तरह ये दूसरा जब बेरिलियम है, इसमें N=1 में 2 इलेक्ट्रॉन एंड N=2 यानी सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 है और न्यूट्रॉन 5 है। एनर्जी लेवल 2, इलेक्ट्रॉन 4। इधर हाइड्रोजन एटम है ये, जिसमें कि प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 0, इलेक्ट्रॉन 1 एंड एनर्जी लेवल 1। In this model, the electrons orbit the nucleus of the atom. In this model, the electrons orbit the nucleus of the atom. The energy level are quantized and electrons only exist when the energy level n is defined well. अनदर मॉडल, इस तरह से हम जब आगे और डेवलपमेंट हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में थ्योरीज का, तो इस तरह से कि एक गोले में नहीं घूमते इलेक्ट्रॉन, बल्कि इस तरह से 3 डायमेंशनल स्पेस में सर करते हैं। समरफील्ड ने इस तरह का प्रपोजल दिया था, तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बोर का इस तरह से हो गया। न्यूक्लियस, इसमें कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, और ऑर्बिट में इस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में रहते हैं। दिस इज दी मॉडिफाइड मॉडल ऑफ बोर एटम। इलेक्ट्रॉनिक शेल को इस तरह से दिखा सकते हैं। किसी भी एटम के लिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में
18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह फोर्थ शेल तक 32 होता है, उसके बाद फिर से 32 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ये भी वही है। द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन circular orbit around the nucleus according to Bohr. The orbit have quantized size and the energy emitted from the atom when the electron jumps from orbit to another closer to the nucleus. Sure, here is the first Balmer transition in which an electron jump from orbit n is equal to 3 to orbit n is equal to 2, producing a proton of red light with an energy of 1.89 electron volt and a wavelength of 656 into 10 to the power minus 9. This is the energy and greater distance from the nucleus. n is equal to 2 से 1 से जब ये 2 में जाएगा, उसके बाद n is equal to 3 से जाएगा, तो इस तरह से ये यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी कम होगी इसकी और इसकी एनर्जी, तो ये क्या है, एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जंप करते हैं तो कम एनर्जी से हाई में जाएंगे तो एब्जॉर्प्शन होगा, और जब हाई एनर्जी लेवल से कम में आएंगे तो इमिशन होगा। इस तरह से E इज इक्वल टू hc/λ, और एटॉमिक एक्साइटेशन भी इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये 4 तरह के स्ट्रक्चर हैं। एनर्जी यहाँ पे लोअर, यहाँ पे हाइयर एनर्जी लेवल से लोअर में आ रहा है तो भी E की वैल्यू वही होगी, और जब लोअर एनर्जी लेवल से हाइयर में जा रहा है तो भी एनर्जी से फ़र्क क्या होगा, एक पहले केस में इमिशन होगा और दूसरे केस में एब्जॉर्प्शन होगा। नाउ कम ऑन द वीकनेस ऑफ द बोर मॉडल। मॉडल तो प्रस्तुत कर दिया बोर ने, उसके बाद उसमें कुछ कमी जो थी वो बाद में एक्सप्लेन हुई। वीकनेस क्या है? इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन atoms. When a high resolving power electroscope is used, it is observed that a spectral line in the hydrogen spectrum is not a simple line but a collection of several lines which are very close to one another. This known as fine spectrum. Bohr's theory does not explain the fine spectra of even hydrogen atom. It does not explain the splitting of spectral line into a group of finer lines under the influence of magnetic field, that is Zeeman effect, and electric field, it is known as Stark effect. Now, Bohr's theory is not in agreement with de Broglie concept of dual character of matter and Heisenberg uncertainty principle. It does not explain the three-dimensional model of an atom. It does not explain the shape of the molecules. Now see some example. Calculate the radius of Bohr's third orbit in lithium ion solution. We know that Rn is equal to n square and upon z. This is atomic number. This is energy level. In 2.529 angstrom, where n is equal to 3 and z is equal also 3. तो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल इंटू 0.529, तो आंसर आएगा 1.587 एंगस्ट्रॉम। नाउ कैलकुलेट द वेलोसिटी in cm per second of an electron placed in the third orbit of the hydrogen atom. Also calculate the number of revolutions per second that this electron make around the nucleus. Now radius of third orbit is equal to n square, means 3 square हो जाएगा into 0.529 into 10 to the power minus 8 is this. Found this. We know that mvr is equal to nh upon 2 pi. तो हमें v निकालना है तो v is equal to nh upon 2 pi mr. सारी वैल्यूज n की h की होती है, प्लैंक कांस्टेंट है, उसके बाद 2 pi की वैल्यू हो गई m and r, ये सारी चीजें रखी तो आ जाएगा 0.729 into 10 to the power 8 cm per second. Now time taken for one revolution 2 pi r upon v.
Now number of revolutions per second 1 upon 2 pi r upon v is equal to v 2 pi r. सारी वैल्यूज हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2.4 into 10 to the power minus 14 revolution per second. Now calculate the shortest and long wavelength in hydrogen spectrum of Lyman series. Or this question is written as calculate the wavelength of the first line and the series it from the Lyman series for hydrogen. Here RH is equal to 109678 per cm. Now solution for Lyman series N1 is equal to 1. तो Lyman series सारी सीरीज के बारे में ये याद रखना होगा कि किन सीरीज को ये रिप्रेजेंट करता है. फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन Lyman, दैट इज सीरीज, कुछ कट रहा है, लिमिट है ये, सीरीज लिमिट. फॉर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन Lyman series limit, the energy difference in two states showing transition should be maximum, that is N2 is equal to infinite. Now 1 upon lambda is equal to RH 1 upon ये N1 और this is N2, तो N1 है 1 स्क्वायर हो जाएगा, 1 upon infinite is equal to this is equal to RH, 1 upon lambda is equal to RH. तो lambda is equal to क्या हो जाएगा 1 upon 109,678 is equal to 9.117 into 10 to the power minus 6 angstrom, which is 91 cm, which is equal to 911.7 angstrom. For longest wavelength in Lyman series, first line, the energy difference in two states showing transition should be minimum, that is N2 is equal to 2. Now here 1 upon lambda RH, तो ये हो जाएगा 1 upon N1 हो जाएगा 1 स्क्वायर, N2 के लिए है 2, तो 1 upon 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 upon 4 RH. 3 upon 4 RH, अब lambda इज इक्वल टू 3 upon हो जाएगा 4 upon 3 into 1 upon RH, वैल्यूज रखा तो ये आएगा आंसर. The light of wavelength 12818 angstrom is emitted when the electron of the hydrogen atoms drop from 5th to 3rd orbit. Find the wavelength of the photon emitted when the electron falls from 3rd to 2nd orbit. Now using this formula, 1 upon lambda is equal to R 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. Here N1 is equal to 3 एंड N2 इज इक्वल टू 5. तो सारी वैल्यूज हम रखेंगे, सब दी हुई है. 1 इसकी वैल्यू दी है 1281 एमडा की, ये रखा. उसके बाद ये सारी चीजें रखा तो आएगा 16R अपॉन 9 इंटू 25 इज इक्वल टू 12818 इज इक्वल टू 9 इंटू 25 अपॉन 16 इंटू R. तो ये when n is equal to 2 and N2 is equal to 3, then 1 upon lambda is equal to this. सारी वैल्यूज रखने पे आएगा. lambda is equal to 36 upon 5R. Now अब दो इक्वेशन मिले हमें. इक्वेशन वन में क्या आया था, इस तरह से इसको हमने सॉल्व नहीं किया था. दूसरा इक्वेशन हमें ये मिला. तो डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा lambda upon 1281 इक्वल टू 36 upon 5R इंटू 16R upon 9 into 25. ये हो जाएगा 64 upon 125. नाउ lambda is equal to 64 upon 125 हो जाएगा. इससे मल्टीप्लाई 1281 is equal to 6562.8 angstrom. Now the ionization of energy of hydrogen atom is 13. The ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. What will be the ionization energy of helium and lithium ions? Solution: ionization energy is equal to minus energy of the first orbit. The energy of the first orbit of hydrogen हो जाएगा, दिया हुआ ये फर्स्ट के लिए हो जाएगा minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम हो जाएगा minus 13.6 इंटू जेड स्क्वायर. इसका ये एटॉमिक नंबर होगा. जेड फॉर हीलियम इज इक्वल टू 2, तो वैल्यू रखा तो आया 54.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो आयनाइजेशन एनर्जी
ऑफ हीलियम। आयनाइजेशन एनर्जी, फिर से ये पूरा क्वेश्चन देख लो। इस तरह से सॉल्यूशन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस में आया है 122.4, ये हो जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ छोटा ही करना पड़ेगा हमें। Calculate the ratio of the velocity of light and the velocity of electron in the first orbit of hydrogen atom. H is 6.624 जैसा होता है into 10 to the power minus 24 अर्ब सेकंड. M is equal to 9.108 into 10 to the power minus 28 gram. is our standard value and R radius is equal to 0.529 into 10 to the power 8 minus 8 cm. Now V इस फार्मूले से एम वी आर अपॉन एच अपॉन 2 पाई से V इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन 2 पाई एम आर. सारी वैल्यूज मालूम है, रखने पे हमें C अपॉन V की वैल्यू मिली 137. The wavelength of certain line in Balmer series is observed to be 4341 angstrom. To what value of n does this corresponds? RH is equal to this. We know that 1 upon lambda is equal to RH, 1 upon n1 square, तो ये हो जाएगा 2 square minus 1 upon n2 square. तो 1 upon n1 square is equal to 1 upon 4 minus 1 upon lambda n2 RH हो जाएगा, is equal to 1 upon 4 into 1 upon, ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे, जस्ट ऐसा हो जाएगा. उसके बाद हो जाएगा 0.04 आएगा. जब सिंप्लीफाई इसको करेंगे तो n2 n स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और n इज इक्वल टू 5. द एनर्जी ऑफ फर्स्ट, जो कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के न्यूमेरिकल हैं, कुछ बोर्स एटॉमिक मॉडल से जो फार्मूला मिला उससे है. तो ये पिछले क्लास में जो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस किया था, उन सब को मिला करके कुछ एक्सरसाइज हैं. तो अगर यहाँ कहीं जी प्रॉब्लम होती है तो पिछला वीडियो देख करके फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं. द एनर्जी ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज माइनस 2.17 into 10 to the power minus 18 joule per atom. What is the energy associated with the fifth orbit? And the second part of this question, calculate the radius of fifth Bohr orbit of hydrogen atom. A is equal to हो जाएगा माइनस 0.72 इंटू 10 to the power minus 20. आंसर दिया हुआ है, दिस इज नॉट, यहाँ पे इसको लगाने की हिंट है, इसी के बेस पे आप क्वेश्चन लगा सकते हो. यहाँ पे ये आंसर दोनों का, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का आंसर है. E5 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 अपॉन n स्क्वायर, वैल्यू हो जाएगी इतनी. सेकेंड पार्ट में आर एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 5.529 एंगस्ट्रॉम, सारी वैल्यूज रखोगे तो 1.3225. तो ये इस क्वेश्चन को नोट करके, और जिस तरह से अभी और क्वेश्चन आगे लगाए हैं और फार्मूला जिस तरह से देखा है उसको लगा करके कंप्लीट करो. नाउ डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन. Light has a dual character, that is, it can behave as a wave as well as particle. This was first proposed by Einstein in 1905. All the experimental facts regarding light cannot be explained by only one concept. Now, some of the facts can be explained on the basis of wave-like character of light, while some others are explained on the basis of particle-like character. तो वेव लाइक कैरेक्टर पहले हम देखते हैं. रेडिएशन इज डिफाइंड एज द emission and transmission of energy through space in the form of wave. Thomas Young showed that light-like waves could be diffracted. Diffraction is a property of waves in which the waves spread out when they encounter an obstruction or a small hole about the size of the wavelength. So this is the definition of diffraction.
A new theory called wave theory was put forward by Huygens. He assumed the existence of a hypothetical medium either through which waves could pass through. Later on in 1873, James Maxwell modified the concept of stating that visible light consists of electromagnetic waves. These waves consist of electric and magnetic fields that oscillate in direction perpendicular to each other and perpendicular to the direction in which the wave is traveling. The field components have the same wavelength, frequency, speed, and amplitude. It is now well known that there are many types of electromagnetic radiations, and visible light is one of them. The arrangement of various types of electromagnetic radiation in order of their increasing or decreasing wavelength or frequencies is known as electromagnetic spectrum. The wavelength decrease in the following order. इस तरह से this is the atomic number, magnetic field है, direction of propagation. Z atomic number जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वेव जो है ये इस तरह से ये वेव्स दिखा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में. This is the electric and magnetic field component of an electromagnetic wave. इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है ये, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट. तो किस तरह से मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस तरह से होता है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट. प्रोपेगेशन इस तरह से हो रहा है और इसको ये वेव जो है इस तरह से दोनों ही जो कंपोनेंट हैं उसमें ट्रेवल करती हैं. नाउ रेडियो वेव, टेलीविजन वेव है द हायर वेवलेंथ, देन माइक्रोवेव एंड अल्ट्रावेव, इनसे कम इनकी होती है वेवलेंथ. उसके बाद और कम इंफ्रारेड और एक्सरेज की, उससे भी कम होती है, या इस तरह से हम चलते जाएं. रेडियो वेव, टेलीविज़न वेव्स की सबसे ज़्यादा है वेवलेंथ, उसके बाद माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, फिर इधर से हम आ सकते हैं अल्ट्रा बल्कि यही सीक्वेंस ही है. उसके बाद अल्ट्रा वायलेट रेज, उससे कम वेवलेंथ होती है. फिर एक्सरेज की वेवलेंथ कम होती है, उससे कम एक्सरेज, और सबसे कम किसकी होती है, कॉस्मिक रेज. Each type of radiation is spread over a specific range of wavelength or frequencies. The visible region range from 400 mm violet to 700 mm nm red. Nm means nanometer. All electromagnetic radiations travel with the same velocity, that is velocity of light, 3 into 10 into 10 to the power 8 meter per second. For given time of radiation, the wavelength lambda, the frequency nu, and the speed of light c are related by the equation h nu is equal to c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. The electromagnetic radiations do not require any material medium or transmission. For example, rays from the sun reach us through space, which is a non-material medium. Now, Maxwell theory of light. Maxwell theory of light explains its near propagation, reflection, refraction, interference, diffraction, polarization, etc. quite successfully, but it fails to explain black body radiations and photoelectric effect. Second point is particle-like nature of radiation, that is Planck's quantum theory of radiation. In 1905, Albert Einstein proposed that the phenomenon of photoelectric effect can be explained if it could be accepted that light has both wave and particle-like properties. Einstein based this idea on the work of Max Planck. In 1900,
1. Max Planck represented a new theory which is known as quantum theory of radiation. The main points of the theory are quantum theory of radiation. पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं. The main points are here. A hot body emits radiant energy not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy called quantum in plural quanta. Each quantum is associated with a definite amount of energy. In case of light, the quantum of energy is termed as photon. The energy associated with quantum of radiation is directly proportional to the frequency of radiation. E proportional V, or E is equal to H nu. This is the E proportional nu, or E is equal to H nu is equal to H upon C upon lambda. The nu is equal to frequency, where H Planck constant 6.626 into 10 to the power minus 27 erg per second. Nu is the frequency of radiation, C is the velocity of light, lambda is the wavelength of radiation. The energy emitted or absorbed by the body can be either one quantum or any whole number multiple of the quantum. E is equal to nh nu, where n can have value 1, 2, 3, 4. This means that a body can emit or absorb energy equal to h nu, 2h nu, 3h nu, 3h nu, and so on, nh nu, h nu, but never 1.7 h nu, 4.9 h nu, or any other fractional value. Thus, the energy emitted or absorbed is quantized. In 1905, Einstein pointed out that light can be supposed to consist of a stream of particles called photons. The energy of each photon can be related to the frequency or wavelength of light. E is equal to h nu is equal to h c upon lambda. 1 Einstein is equal to n h nu, n h c upon lambda, where n is equal to 6.023 n to the power 23. This is the Avogadro number. Thus, energy of 1 mole of photon is called 1 Einstein. The energy of 1 mole of photon is called 1 Einstein, and in 1 mole of photon particle is 0.6023 into 10 to the power 23. Now, photoelectric effect and its explanation on the basis of quantum theory. Experiments show that electrons are ejected from the surface of certain metals like cesium, potassium, rubidium, having low ionization energy. When they are illuminated by light or any other radiation of suitable frequency or wavelength, this phenomenon is known as photoelectric effect. The electrons so emitted are called photoelectrons. The experiment is carried out in a photoelectric cell, which consists of an evacuated glass tube fitted with two electrodes connected through an outer circuit. The cathode is coated with a metal such as cesium. When light of sufficient energy, that is the high frequency, strike the metal, the electrons are ejected. अभी इसका डायग्राम हम दिखा रहे हैं. Ejected in the shown in the figure and move towards anode, and current flows through a circuit. Not circuit, this is circuit. The following important observations have been made in the study of photoelectric effect. The rate of emission of photoelectrons from a metal surface is directly proportional to the intensity of incident light. Photoelectric current is independent of frequency of incident radiation. तो ये इधर कैथोड है एक्सपेरिमेंट्स में, ये ट्यूब में, और इधर एनोड. तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यहाँ इमिट हो रहे हैं, यानी रेडिएशन जब इस पे पड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन इस तरह से होता है, और सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है. दिस इज द डायग्राम फॉर फोटो इलेक्ट्रिक सेल.
इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट एज सून एज लाइट फॉल्स। जो अभी डायग्राम में देखा था, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट एज सून एज लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल. It has been found that the time lag between the incidence of light and emission of electron is less than 10 to the power minus 8 second, which is negligible. The emission of photoelectrons takes place only when the frequency of the incident radiation is above a critical value, characteristic of the metal. The critical value of frequency is known as threshold frequency for the metal. The threshold frequencies of some of the metals are for the cesium 4.8 into 10 to the power 14 hertz. Magnesium, for magnesium 9 into 10 to the power 14 hertz. For nickel 12.5 into 10 to the power 14 hertz. For potassium 5.8 into 10 to the power 14 hertz. For zinc 10 to the power 10.7 into 10 to the power 14 hertz, and for platinum 13.5 into 10 to the power 14 hertz. Thus, the threshold frequencies varies from metal to metal. Now, maximum kinetic energy of photoelectrons is directly proportional to the frequency of incident radiation. However, it is independent of intensity of light. In case 1, when frequency of incident light nu is less than the threshold frequency of metal nu 0, no electron is ejected. When frequency of incident light nu is equal to threshold frequency of metal, photoelectron with zero kinetic energy will be formed. ये डायग्राम में है frequency of light and kinetic energy of the ejected electron. तो इस तरह से ये V0, इस तरह से V0 पे दिस इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ बढ़ती है. ये है इधर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीजिंग में और इधर काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इस तरह से जब कांस्टेंट होगी तो इसके लिए डायग्राम इस तरह से आएगा. Now variation of kinetic energy. This is the diagram for variation of kinetic energy of photoelectron with frequency and intensity. तो this is the intensity of incident light. तो constant हो जाएगी इस बढ़ते हुए उसमें इस तरह से. और frequency of light और kinetic energy में जब डायग्राम लिया तो इस तरह से आया. When frequency of light is nu is greater than threshold frequency of the metal nu 0, the photoelectrons with certain kinetic energy will be ejected. Now, Einstein photoelectric equation, the explanation of photoelectric effect. The observation made in the photoelectric effect could not be explained by the wave theory of light. However, Einstein was able to account for the photoelectric effect by making an extraordinary assumption. He suggested that we should not think of a beam of light as wave-like, but rather as a stream of particles. These particles of light are called photons. Using Planck's quantum theory of radiation as a starting point, Einstein deduced that each photon must possess energy E given by the equation E is equal to h nu, where nu is the frequency of light. According to Einstein, the emission of photoelectron is the result of interaction of a photon with an electron, in which the photon is completely absorbed by the electron. Now, electrons are held in a metal by attractive force, and so to remove them from the metal, we must employ light of a sufficient high frequency to break them free. If the frequency of photon is such that h nu is exactly equal to the binding energy
of the electrons in the metal, then the light will have just enough energy to knock the electron loose. If you use light of higher frequency, then the photon's energy is used in two ways. Incident light strike with metal with H nu. Now photoelectron which having energy half mv square H nu minus H nu 0. दिस इज द मेटल सरफेस। इस तरह से जब लाइट पड़ती है मेटल सरफेस पे तो इलेक्ट्रॉन और मेटल आयन के बीच अट्रैक्शन जब कम होता है तब इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। A part of energy is used to free the electron from the atom. This energy is known as photoelectric work function. This is donated by W0. The rest of the energy is used in giving kinetic energy to the electron. This energy of the photon, thus the energy of the photon h nu is equal to W0 plus half mv square, where v is the velocity of emitted electron. When the photon's energy is such that it can only liberate the electron like kinetic energy factor 0, under this condition, equation 1 reduced to h nu 0 is equal to W0, where nu 0 is the threshold frequency. Now from equation first, half mv square is equal to h nu minus W0. Putting the value of W0, we write half mv square is equal to h nu minus h nu 0. Now half mv square is equal to h कॉमन है दोनों में, न्यू माइनस न्यू 0 इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन लैम्डा। न्यू इज इक्वल टू, यहाँ न्यू की वैल्यू हम क्या होता है, ये सी अपॉन लैम्डा होता है। न्यू इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी, सी दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो 1 upon lambda minus 1 upon lambda 0, where lambda is the wavelength of incident light and lambda 0 is the threshold wavelength. The equation 3rd and 4th are called Einstein's photoelectric equation. These two are known as Einstein photoelectric equation. For definite metal, the value of h nu 0 is constant. So 1 upon half mv square proportional h nu and v square proportional nu. Now stopping potential, the minimum potential at which plate photoelectric current becomes 0 is called stopping potential. If V0 is the stopping potential, then EV0 is equal to h nu minus h nu 0 is equal to kinetic energy. Now consider two beams of light having same frequency, which is greater than the threshold frequency, but having different intensities. A more intense beam of light consists of a large number of photons. Consequently, the number of electrons ejected from the metal surface is greater than the number of electrons produced by the weaker beam of light. Thus, more intense the light, greater the number of electrons emitted by the target metal, and higher the frequency of light, greater is the kinetic energy of emitted electrons. Now, summary of the dual nature of radiations. The various phenomena occurring radiations can be divided into three parts. The phenomena such as interference, diffraction, polarization, etc., in which there is interaction between radiation and radiation can be explained on the basis of wave nature of radiation. The phenomena such as black body radiation, photoelectric effect, etc., in which there is interaction between radiation and matter can be explained on the basis of quantum theory of radiation. The phenomena such as rectilinear propagation, reflection, refraction, etc., in which neither there is interaction between radiation and radiation nor between radiation and matter
can be explained with the either of concept, either by wave theory or by photon theory. Now some example is here. The minimum energy required to overcome the attractive force between an electron and the surface of silver metal is 5.52 into 10 to the power minus 19 joule. What will be the maximum kinetic energy of electrons ejected out from silver, which is being exposed to ultraviolet light of wavelength 360 angstrom? Now the energy of photon absorbed hc upon lambda, सारी चीज रख दी जाएगी यहाँ पे. h is equal to होता है 6.626 into 10 to the power minus 27. c is equal to velocity of light 3 into 10 to the power 10 और उसके अपान हो जाएगा लेमडा, ये है 360 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8. सारी वैल्यूज रखा तो हमको इसका आंसर मिल जाता है. E photon is equal to वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को माइनस में आया है ये, तो ये हो जाएगा 47.68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. When a light of 470 nm falls on the surface of potassium metal, electrons are emitted with a velocity of 6.4 into 10 to the power 4 meter per second. What is the minimum energy required to remove 1 mole electron from the potassium metal? What is the minimum energy required to remove 1 mole of electron from potassium metal? Kinetic energy of photoelectrons is equal to half mv square. निकल आएगा. Now we know that absorbed energy from light is equal to threshold energy plus kinetic energy of photoelectron is equal to hc upon lambda हो गया, plus is equal to hc upon lambda is equal to W0 plus half mv square. सारी वैल्यूज जो मालूम है हमें रखेंगे तो W0 मालूम हो गई. ना एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. इसको 1 मोल में कितने फोटॉन प्रेजेंट होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड मालूम हो जाएगी. When a certain metal was irradiated with light of frequency 3.2 into 10 to the power 16 hertz, the photoelectrons emit had twice the kinetic energy as did photoelectrons emitted when the same metal was irradiated with light of frequency 2 into 10 to the power 16 hertz. Calculate V0 for the metal. So write down the question. Now applying photoelectric equation, kinetic energy is equal to h nu minus h nu 0 or nu 0 minus nu 0 is equal to ke upon h. Now ke2 is equal to 2ke1. तो v2 minus v0 वैल्यूज इस तरह से करके आएगा. ये इक्वेशन मिलेगा हमें फर्स्ट एंड सेकंड. डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड, वी गेट इस तरह से डिवाइड करने पे 2 आएगा. नाउ v2 माइनस v0 इज इक्वल टू 2v1 माइनस 2v0 और v0 इज इक्वल टू दिस. सारी वैल्यूज रखे हुए पे हमें आएगा 8 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज. इफ द फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ 150 पर स्ट्राइक्स on the atom and one of its inner bound electron is ejected out with a velocity of 1.5 into 10 to the power 7 meter per second. Calculate the energy with which it is bound to the metals. Now energy of incident photons hc upon lambda से निकाल लेंगे. काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह निकल जाएगी हाफ mv स्क्वायर से. थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इंसिडेंट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन. तो और आंसर क्या आएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी 12.225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 जूल. तो इस तरह से ये डुअल नेचर ऑफ वेवलेंथ, उसके अलावा बोर्स एटॉमिक मेडल जो मॉडल था उसकी जो कमियां थी उसके बारे में यहाँ डिस्कस हुआ.
और पिछले क्लास में जो हमने पढ़ाया था स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, उससे भी रिलेटेड, और बाकी जो क्वांटम थ्योरी से और रेडिएशन की थ्योरी से जितने भी न्यूमेरिकल थे उसके कुछ एग्जाम्पल दे करके उन सारी चीज़ों को क्लियर यहाँ पे किया गया है। तो इसको सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ करके अपनी कॉपी में न्यूमेरिकल्स लगा के चैप्टर बातों को अच्छे से समझा जा सकता है। तो आज का क्लास ओवर हुआ। कल हम आगे, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हमें आना है, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली इक्वेशन, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, ये सारी चीज़ें अभी आगे के क्लासों में डिस्कस होगी। तो वन बाय वन जो भी वीडियोस मिलते जा रहे हैं उन्हें आप देखते जाएं और आगे की पढ़ाई करते जाएं।